दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक में रिस्पायरेशन के पहले क्लास और अंतिम क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करा था। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से खलास कर देंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों से पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑप्शन है कुपिका, नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनी। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का टॉपिक ही है रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग श्वसन तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? श्वसन तंत्र की बात करेंगे। और आप सबों को मालूम है कि ये जो श्वसन तंत्र है ये क्या करता है हमारे शरीर में, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इससे पीछे जो हम लोगों ने भोजन को पचाया था, उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा उत्पादन करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? सर, श्वसन तंत्र का होता है। और श्वसन तंत्र के द्वारा जो पचे हुए भोजन से ऊर्जा निष्कासित की जाती है, ऊर्जा निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जितने भी जीव हैं उनके लिए श्वसन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पाचन के प्रोसेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग रोटी दाल चावल खाते हैं चिला, वो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा हमें कब मिलती है? तो सर, जब वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर जलता है। अब जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आप कहेंगे ऑक्सीजन चाहिए तो CO2 भी बाहर निकलना चाहिए। और मेरे मित्र, जैसे ही ऑक्सीजन चाहिए और CO2 निकलना चाहिए, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया हम सबों को याद आएगी। तो बेसिकली श्वसन की प्रक्रिया हमारे बॉडी में, या आप कह सकते हो मानव में, जैव प्रक्रम का वो हिस्सा है जिसमें क्या होता है सर? पचे हुए भोज्य पदार्थ से, या आप कह सकते हो पाचित भोजन से ऊर्जा का निष्कासन किया जाता है या ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आप कहेंगे गुरुजी बहुत बढ़िया, श्वसन तो हम लोगों ने समझ लिया। अब सवाल यह है कि सर श्वसन तंत्र क्या होगा? तो श्वसन जिस क्रिया से होगा, अब याद रखिएगा कि मानव के जो श्वसन तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं? विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। और बेसिकली हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वे सब के सब कुछ ना कुछ ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं। अब जैसे हमने हाल ही में पाचन तंत्र की चर्चा करा आप लोगों के साथ, तो आपने देखा कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें आहार नाल है और साथ ही एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब आहार नाल में भी कई भाग हैं, कई अंग हैं, अमाशय है, यकृत है, पेनक्रियाज है, ग्रंथि के रूप में है, या आप कह सकते हो अंग के रूप में। लेकिन ये सब मिलके क्या करते हैं? आप कहेंगे सर एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाचन तंत्र बनाते हैं। उसी तरीके से अगर हम मानव में श्वसन तंत्र की चर्चा करते हैं तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि मानव के श्वसन तंत्र में सर जो मुख्य रोल आप कह सकते हो अदा करता है, उसमें पहला है आपका नासिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं इंग्लिश में। नासिका को क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, या इसी को हम लोग नासाद्वार कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसके बाद क्या होता है सर? स्वर यंत्र होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। और साथ ही मेरे मित्र इसके बाद क्या होता है? श्वास नली होता है, और साथ में आप कहेंगे फेफड़ा यानी कि लंग्स। तो याद रखिएगा कि जो मानव का श्वसन तंत्र है, जो मानव का श्वसन तंत्र है वो किस चार अंग से मिलकर बना होगा? आप कहेंगे नासिका, नॉस्ट्रिल्स, लैरिंक्स, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, और फिर लंग्स यानी कि फेफड़ा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो नासिका है मेरे मित्र, यहां पे क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर ये नासिका जो है वो नाक को बोला जा रहा है, और गौर फरमाना इस नासा द्वार को, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी नासा द्वार मतलब नाक का जो छिद्र है। और जब भी आप सांस लेंगे तो किसके थ्रू लेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी जो नासा द्वार है यानी कि जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है उसके थ्रू हम वायु को अंदर लेंगे। तो सवाल तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो वायु कहां से आप ग्रहण करेंगे? आप कहेंगे गुरुजी नासा द्वार या फिर नॉस्ट्रिल से। तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन का तो जवाब आपको मिल गया जो आपके एग्जाम में पूछा गया। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये जो नासाद्वार या नासिका होती है इसमें क्या और भी भाग होते हैं? बिल्कुल, जरा सा समझिएगा। जो आपकी नाक है उसमें दो छिद्र हैं, जो आपकी नाक है उसमें दो छिद्र है, और जो आगे होल है उसको नासाद्वार बोला जा रहा है, जिसके थ्रू वायु क्या होती है? इंटर होती है।
अब मेरे मित्र जो नाक का दोनों छिद्र है वो आप देख रहे हैं कि सर ऊपर तक गया हुआ है, और ये जो ऊपर तक गया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नसल पैसेज बोलते हैं, नासावेस्म बोलते हैं। मतलब जो नाक का छिद्र है चिला, वो जो हमारे नाक के आगे तक गया हुआ है वो क्या है, आप कहेंगे सर नसल पैसेज, और दोनों छिद्र अलग अलग हैं इसके थ्रू ये क्या है, नसल सेप्टम है। क्या है, नसल सेप्टम, जो क्या कर रही है, नासावेस्म को दो बराबर भागों में आप कह सकते हो दो अलग अलग भाग में बांटती है। और यहीं पे क्या होता है, ऑलिफैक्टरी डिटेक्टर, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्मेल को क्या करते हैं, सूंघ पाते हैं। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि मानव की जो सूंघने की क्षमता होती है अन्य जंतुओं की अपेक्षा कम होती है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और साथ ही जब आप नासा द्वार के थ्रू ऑक्सीजन या कोई भी अन्य गैस अंदर लेते हैं तो वो कहां जाता है, मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि वो नासा द्वार से सीधे कहां आता है सर, ग्रसनी में आता है। कहां आता है, ग्रसनी में। और याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि जो आपके मुख गुहा का पीछे वाला भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी, वहां पे दो छिद्र होते हैं। एक आपका क्या होता है, निगल द्वार, जिसके थ्रू भोजन निकला जाता है, और दूसरा होता है आपका कंठ द्वार। तो मेरे मित्र यहाँ पे इस ग्रसनी के नीचे में ये जो आपका कंठ द्वार है, तो जो नासाभैसम है वह वो आपका कंठ द्वार से कनेक्ट होता है, और कंठ द्वार फिर कहां पे खुलता है सर, ये जो आपका श्वास नली है, ट्रैकिया है, इसमें खुलता है। और मेरे मित्र जो वायु है वो श्वास नली के होते हुए कहां आती है, आप सभी याद रखेंगे सर, लंग्स में इंटर करती है। और जैसे ही ये लंग्स में इंटर करती है, दोनों फेफड़ा में इंटर करती है, तो मेरे मित्र ये दो बराबर भाग में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी, यानी कि ब्रॉन्ची। और फिर ये यहाँ पे लंग्स में कई और छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचना में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वेओली यानी कि कुपिका बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के सर नाक के द्वारा हवा जाता है स्वरयंत्र श्वास नली होते हुए कहां तक, फेफड़ा तक, और वहां पे सर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, और फिर जो आगे की प्रक्रिया होती है वो शुरू होता है। तो हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें महत्वपूर्ण अंग कुछ इसी तरीके से है। अब ध्यान दीजिए कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे कुपिका की चर्चा की गई, एल्वेओली की चर्चा की गई, और आप सभी यहाँ पे देख भी रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पे भी कुपिका को इंडिकेट किया गया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर ये छोटी छोटी बैलून जैसी संरचना नजर आ रही है। आपको ये याद रखना होगा कि लंग्स में जो आपका श्वसनी यानी कि ब्रॉन्ची फिर से छोटे छोटे गोल संरचना में बटी मेरे मित्र, इसी को हम लोग एल्वेओली यानी कि कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कुपिका कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये कुपिका क्या करती है, तो सर श्वसन के लिए श्वसन के लिए श्वसन के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है। श्वसन के लिए फेफड़ा में एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है, आप ये कह सकते हो, बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है। और मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये जो आपका गोल गोल गुब्बारे जैसी संरचना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर कुपिका। तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि आपके लंग्स में मौजूद छोटे छोटे गोल गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है, आप सभी कहेंगे छोटे छोटे गोल गुब्बारे जैसी संरचना गुरुजी एल्वेओली यानी कि कुपिका कहलाएगी। और मेरे मित्र हमारे दोनों लंग्स में जो कुपिका की संख्या है लगभग कितनी सर, 3 × 10⁸ कुपिका, इतना के आसपास है। ये एक्चुअली में क्या करती है, तो जो सर एयर आप अवशोषित करेंगे इनहेलेशन के दौरान, यानी कि जब आप सांस लेंगे तो आपके अंदर जो वायु जाएगी वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टोर हो सके सर, उसके लिए ये क्या करती है, तो सर श्वसन के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि श्वास नली जो है, आप सभी कहेंगे गुरुजी इसके थ्रू वायु जो है वो हमारे लंग्स में जाता है, और श्वास नली जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे कटा कटा नजर आ रहा है। तो मेरे मित्र ये जो कटा कटा नजर आ रहा है इसको हम लोग उपास्थि का छल्ला बोलते हैं, और ये क्या करता है, तो सर श्वास नली को संकुचित होने से, दबने से बचाता है। तो मेरे मित्र अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि श्वास नली में जो छल्ले मौजूद होते हैं वो किस चीज के होते हैं, आप कहेंगे कार्टिलेज यानी कि उपास्थि के होते हैं, और ये क्या करते हैं, तो सर श्वास नली को संकुचित होने से बचाते हैं। अब सिंपल सोचो ना चला कि आपके घर में सिलेंडर वाला पाइप यूज होता है तो उसमें तार का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो दबे नहीं। और आपने सेक्शन पाइप या मोटर वाला पाइप भी देखा होगा, उस पाइप को आप क्या कर सकते हो, दाब सकते हो। तो जिस पाइप में इंटरनल सरफेस में मेरे मित्र कोई आपका ठोस रिंग नहीं होगा तो उसको तो जब मन हो तब दबा दिया जाए, लेकिन अगर कोई ठोस रिंग दे दिया जाए तो आप कहेंगे सर नहीं दबेगा। तो ये जो हमारा ट्रैकिया है ये एक्चुअल में क्या है,
सर पाइप है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। और ये विंड पाइप हवा लेने के दौरान या हवा को छोड़ने के दौरान चिपके नहीं, इसके लिए भगवान ने क्या करा है सर, इसमें कार्टिलेज उपास्थि का छल्ला दे दिया है, जो क्या करती है सर, श्वास नली को निपतित यानी कि संयोजित होने से, संकुचित होने से बचाती है। अब नेक्स्ट मेरे मित्र श्वसनी, आप सभी समझ गए होंगे कि गुरुजी श्वास नली जो दो अलग अलग भाग में बढ़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी यानी कि ब्रॉन्ची बोलते हैं, या इसी को हम लोग श्वसनिका भी बोलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भाग को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। लीजिए, अगर आप रिस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को सही से नहीं देख पा रहे हैं, सही से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे सवाल आपको पछाड़ देगा एग्जाम में। लेकिन आपको पछाड़ना नहीं है चला, क्योंकि आप अभी से लगे हुए हो। मेरे भाई आप क्या कहोगे कि गुरुजी अभी जो आपने बताया है श्वसन तंत्र का हिस्सा, उस श्वसन तंत्र में नासिका आएगा और फिर उसके बाद ग्रसनी, और ग्रसनी में दो भाग बटे हुए, स्वरयंत्र लैरिंक्स जिसको बोलते हैं और एक गुलेट्स जिसको निगल द्वार बोलते हैं। तो निगल द्वार तो हमको कोई लेना देना अभी है नहीं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो ए वाली संरचना दिखाई जा रही है, ये ए क्या है हमारा, आप कहिएगा ग्रसनी, मुख गुहा का पिछला भाग। अब मेरे मित्र ये जो आप यहाँ पे ये गोल जैसी संरचना देख रहे हैं, ये आपका क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे स्वरयंत्र या लैरिंक्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वरयंत्र या लैरिंक्स बोला जाता है। और चला जी ये वाली जो संरचना होगी जो आपको इस तरीके से दिख रही है, यानी कि सी, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये श्वास नली यानी कि ट्रैकिया होगी, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया होगी। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि नीचे दिए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो ए में ग्रसनी, बी में स्वरयंत्र और सी में श्वास नली, क्या कहिएगा गुरुजी, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन पथ में पक्षमाभ की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिया इन आवर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब श्वसन पथ में जो पक्षमाभ होती है इसकी क्या रोल होती है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये क्या होता है। पहला चीज तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक्चुअली में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो आप क्या देख रहे हैं सर, नासा द्वार यानी कि नासिका से लेकर के ये जो हमारा ब्रॉन्ची कई छोटी छोटी और ब्रॉन्चियोल्स में बढ़ जाता है, यानी कि श्वसनिकाओं में बढ़ जाता है, वहां तक का फैला हुआ एक क्षेत्र है। और मेरे मित्र आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि नासिका से लेकर श्वसनिकाओं तक, नासिका से लेकर श्वसनिकाओं तक संपूर्ण आंतरिक भाग सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। अब मेरे मित्र ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहा जा रहा है, तो ये जो सिलिया है ये क्या होता है सर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मतलब आप कह सकते हो फिंगर लाइक एक महीन संरचना होती है जो आपके सर श्वास नली में आपके श्वसन तंत्र में नासिका से लेकर के श्वसनिका तक मौजूद रहती है। इसका मेनली काम क्या होता है, क्योंकि ये फिंगर लाइक महीन संरचना होती है, इसका काम होता है कि आपके फेफड़े में जो बलगम है उसको क्या करना सर, बाहर निकालते रहना, यानी कि श्वसन पथ को साफ करते रहना, ताकि एयर आप सही से लो और जो CO2 है वो बाहर सही से निकले। तो पहला है कि श्वसन पथ में पक्षमाभ सिलिया की क्या भूमिका है। तो ये सिलिया आएगा कहां से, तो आप कहेंगे पूरा श्वसन पथ ही सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, तो महीन संरचना इसमें होगी ही होगी। अब ये किस लिए होगी, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन में है कि ये अंतःश्वसित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैस को मिलाने में सहायक होते हैं। बिल्कुल नहीं। पक्षमाभ फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। मेरे मित्र आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सही है ये। और अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल कण के कण पक्षमाभ से चिपक जाते हैं। नहीं मेरे मित्र, जो अंतःश्वसित हवा में धूल कण होते हैं वो हमारे नाक में मौजूद जो आपका हेयर होता है उससे क्या होते हैं सर, आप कह सकते हो फिल्टर आउट होता है। हमारे जो नाक में बाल होते हैं उस नाक में बाल का काम क्या होता है कि जो हम वायु अंदर ले रहे हैं उस वायु में जो धूल कण है उसको क्या करना सर, फिल्टर करना। तो अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पक्षमाभ से चिपक जाते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये जो नाक का रोम है उससे चिपक जाता है।
चौथा है कि पक्षमाप कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, पक्षमाप कोशिकाएं क्या करती है, फेफड़ा और वायुपथ से नाक की ओर स्थित जो बलगम होते हैं उसको साफ करते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखना कि श्वसन जैसे ही कहेंगे तो श्वसन में सांस लेना और छोड़ना दोनों शामिल होगा। और कोई भी आदमी अगर रेस्ट अवस्था में होता है, जैसे कि एडल्ट कोई वयस्क है, आप ही सर रेस्ट अवस्था में होंगे, विश्राम अवस्था में कुछ कर नहीं रहे, तो आप जो सांस लेंगे प्रति मिनट 15 से 18 बार, यानी कि आप 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस छोड़ेंगे और सांस लेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे कोई काम कर रहे हैं, मान लो कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तब जो आपकी सांस लेने की दर होगी वो क्या होगी, तो सर 25 मिनट प्रति बार भी हो सकती है। और मेरे मित्र, उस वक्त इसलिए इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं होती है उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जैसे ही हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन हमें हमारे वायुमंडल से मिलता है, तो जो रिस्पायरेशन रेट होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे भाई, जो सवाल करा जा रहा है कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है, आप कहेंगे सर 15 से 18 बार। और ध्यान में रखिएगा कि व्यायाम के केस में, यानी कि व्यायाम के समय आप सभी याद रखेंगे 25 बार प्रति मिनट, 25 बार प्रति मिनट। व्यायाम हो या कोई आप सर हैवी वर्क कर रहे हो, उस केस में जो आपकी रिस्पायरेशन रेट होती है वो क्या होता है सर जी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है। पहला है एथेनॉल, दूसरा है पायरुवेट, तीसरा है लैक्टिकम, चौथा है आपका जल। अब आप कहेंगे गुरुजी, अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ ये समझ रहे थे कि श्वसन की प्रक्रिया में सांस लेते हैं और ये सांस जो है वो ऊर्जा का उत्पादन कर देता है, लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कैसे होता है। What are the process of respiration? रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है। मेरे मित्र, एक बेसिक सा चीज आप सभी को समझना होगा। Whenever we discuss about respiration, जब कभी भी हम रेस्पिरेशन की चर्चा करेंगे तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि एक्चुअल में श्वसन की जो प्रक्रम होती है, उसमें क्या होता है कि सर जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, मतलब आप कह सकते हो 6C6H12O6, और साथ में मेरे मित्र ऑक्सीजन 6O2, ये क्या होते हैं, तो सर अभिक्रिया करते हैं आपस में, और जब अभिक्रिया करते हैं तो 6CO2 प्लस क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी H2O रिलीज होता है, और 6H2O प्लस ऊर्जा का निष्कासन होता है। मेरे मित्र, आप सभी ये नहीं देख रहे हैं कि सर ये जो श्वसन की प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बना रहा है, तो हम ये जो प्रक्रिया है इसको प्रकाश संश्लेषण में कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। क्या कहोगे, आप कहोगे कि गुरुजी आपने तो बताया है कई बार कि whenever 6CO2 प्लस 6H2O आर रिएक्टेड टुगेदर, किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 बनाएगा। मेरे मित्र, आपको ये एक बेसिक सी बात ध्यान में रखनी होगी कि श्वसन की प्रक्रम जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो आप सभी यहीं पे पहले ये समझेंगे क्या कि श्वसन की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अब श्वसन प्रत्येक जीव के लिए जरूरी है। आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसका रिएक्शन आप देख रहे हैं कि गुरुजी इसमें ऊर्जा का निष्कासन होगा, तो ये ऊर्जा का निष्कासन बड़े ही सरलता से नहीं हो जाता है। अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका अवायवीय श्वसन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा आपका क्या होता है वायवीय श्वसन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर एरोबिक रिस्पायरेशन। मेरे मित्र, इस दोनों में अंतर बस इतना है कि सर ये अवायवीय जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, जबकि वायवीय जो है वो क्या होगा सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। बात बाकी इसका कंसेप्ट है ये कि अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है,
और वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मेरे मित्र कम ऊर्जा का निष्कासन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा का निष्कासन होता है। लेकिन जब निष्कासन की प्रक्रिया यानी कि श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वहां पे मेरे मित्र संपूर्ण रेस्पिरेशन, मतलब जो आपके बॉडी में पूरे श्वसन की प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में आपको देखने को मिलती है, जिसमें पहला चरण जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और उस ग्लाइकोलाइसिस में आप सभी क्या देखते हैं कि सर जो ग्लूकोज है पहले पायरुवेट में टूटता है। आप कहेंगे गुरुजी ये होता कैसे है, तो मेरे मित्र इसको आप आसानी से इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम संपूर्ण श्वसन प्रक्रम की चर्चा करें, यहाँ पे अगर हम संपूर्ण रेस्पिरेशन प्रोसेस की चर्चा करें तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो पहला हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज है, इसमें कार्बन के कितने अणु हैं सर, 6 कार्बन अणु हैं। कितने अणु हैं, 6 कार्बन अणु हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि जो हमारा पचा हुआ ग्लूकोज है इसी के साथ ऑक्सीजन क्या करना है सर, रिएक्ट करना है। अब ध्यान देंगे कि ये जो पचा हुआ ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है ये हमारे कोशिका द्रव में यानी कि सर साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में पहले क्या होते हैं, तो सर पहले पायरुवेट में टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं, पायरुवेट में टूट जाते हैं, यानी कि C3H4O3 में टूट जाते हैं, जो कि क्या है, तो मेरे मित्र ये 3 कार्बन अणु वाला आपका कंपाउंड है। मतलब पहला चरण में आप क्या देख रहे हैं कि C6H12O6 कोशिका तरफ साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है सर, पायरुवेट में टूट जा रहा है, C3H4O3 में टूट जा रहा है। अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि कोशिका द्रव में क्या होती है सर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ये प्रक्रिया हो रही होती है इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और आप सभी को यह याद रखना होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप क्या पाएंगे कि पायरुवेट के साथ साथ यहां पे सर 2 एटीपी ऊर्जा का भी निष्कासन होता है। जो ऊर्जा निष्कासित हुआ है वो कितना होगा, 2 एटीपी। अब मेरे मित्र क्या होता है, आप सभी गौर फरमाना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट C3H4O3 ईस्ट कोशिका में यानी कि ईस्ट सेल में ये इथेनॉल बोले तो C2H5OH प्लस CO2 और 2 एटीपी ऊर्जा क्या करती है सर, निष्कासित करती है। अब मेरे मित्र ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मसल सेल में ये क्या करती है सर, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बोले तो आप सभी याद रखेंगे सर C3H6O3, C3H6O3 और साथ ही साथ ऊर्जा के 3 कार्बन अणु का निष्कासन करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में यही पायरुवेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में क्या होता है सर, टूट जाता है। और यहां पे जो ऊर्जा का निष्कासन होता है वो कितना, 38 एटीपी। मेरे मित्र मैंने आपको क्यों बताया कि आपके बॉडी में श्वसन की 2 प्रक्रम होती है, इसलिए बताया कि अगर हम ऑक्सीजन के अभाव की बात करेंगे तो पायरुवेट ईस्ट में इथेनॉल में बदल जा रहा है, लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बन रहा है जो मसल्स में क्रैम्प, दर्द का कारण बन रहा है, ऑक्सीजन के अभाव में हो रहा है। लेकिन जो संपूर्ण श्वसन होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, जहां पे मेरे मित्र पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए, तो सर जो पायरुवेट है वो चाहिए। और पायरुवेट कब होगा, तो सर जब कोशिका द्रव में ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होगा। तो मेरे मित्र इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रथम चरण जो है आपका, जो कोशिका द्रव में हो रहा है, ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रथम चरण जो है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। और मेरे मित्र अब ये पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटता है। तो आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो यहाँ पे आपका अभिक्रिया हो रहा है या प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, जिसकी खोज किसने करा था, हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने करा था। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम चरण सर कोशिका द्रव में हो रहा है और अंतिम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। प्रथम चरण को आप कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस और सर अंतिम चरण को क्रेब्स साइकिल कहेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे कि पहले चरण के आरंभ में, मतलब प्रथम चरण के आरंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीश्वसन से हमको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि सर ऑक्सीश्वसन जब होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा
ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के लिए आपका प्रथम चरण में क्या बनेगा, आप कहेंगे पाइरुवेट बनेगा गुरुजी। तो जो सवाल है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है, आप कहेंगे गुरुजी पाइरुवेट है। एथेनॉल आप कहेंगे गुरुजी ईस्ट सेल में बनेगा, एथेनॉल ईस्ट सेल में, और लैक्टिक एसिड आप सभी कहेंगे गुरुजी मसल सेल में बनेगा। किसमें, मसल सेल में बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन एरोबिक ब्रेकडाउन कहां होता है, ना बनेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी अभी ना बताए हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पाइरुवेट में टूटेगा, यानी कि C3H4O3 प्लस 2 ATP में टूट जाएगा। कहां पे, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये जो टूटेगा ये साइटोप्लाज्म में टूटेगा। और अब ये जो पाइरुवेट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 के प्रेजेंस में कहां पे टूट रहा होगा, आप कहेंगे गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें सर, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी कह सकते हैं। कितना, 38 ATP एनर्जी कह सकते हैं। और मेरे मित्र आपसे वही कहा जा रहा है कि मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन, पाइरुवेट का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कहां होता है, आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगर आपसे कह दे कि मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में विघटन कहां होता है, तो आप कहेंगे मांसपेशी कोशिका में। क्या मिलता है, आप कहेंगे लैक्टिक एसिड, जो क्या करता है, आप कहेंगे हमारे मसल्स में दर्द का कारण बनता है। अब कोशिका द्रव में, तो आप कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 कि वायवीय शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि अवायवीय शोषण की तुलना में वायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है, यह बात तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा है कि जो अवायवीय शोषण है आपका, जो अवायवीय शोषण है इसमें 2 एटीपी ऊर्जा निष्कासित होती है, जबकि वायवीय में 38 एटीपी। और यहां पे क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि अवायवीय शोषण की तुलना में वायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है, तो पहले गलत हो गया। चला, क्या कहेंगे, अवायवीय शोषण की तुलना में वायवीय शोषण में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय शोषण की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि जब एरोबिक रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी तो क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, CO2 के साथ H2O भी होगा और ऊर्जा भी होगा। तो ये भी हमारा गलत है। अब मेरे मित्र तीसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। मेरे मित्र ये बात बिल्कुल सही है। और फिर है कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ये तो बिल्कुल ही वाहियात है। क्या कहोगे कि गुरुजी ये आपने कैसे समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एक अणु विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनेंगे। ऐसे कि अभी जो मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में C6H12O6 जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में सर ग्लूकोज का पूरा विखंडन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एरोबिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एरोबिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो संपूर्ण रूप से क्या होती है, क्रेब साइकिल के दौरान होती है। किसके दौरान, क्रेब साइकिल के दौरान। अब जैसे ही पाइरुवेट मेरे मित्र क्रेब साइकिल में इंटर करती है, जैसे ही पाइरुवेट क्रेब साइकिल में इंटर करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है, तैयार हो जाता है। और जब क्रेब साइकिल का अगला फेज साइट्रिक एसिड का फेज आता है, तब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एक अणु विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं, सर 3 अणु बनते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे। मेरे मित्र सही जवाब क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव द्वारा समानता अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि जब हमारे द्वारा सांस ली जाती है और जब सांस छोड़ी जाती है, तो उस दौरान जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है। मतलब जब हमने सांस लिया तब ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना था, और जब हमने सांस छोड़ा तब उस सांस में हमारे ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना था।
आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही बेसिक सा चीज है और बहुत ही बेसिक क्लास में ही ये चीजें आपको पढ़नी थी। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है हमारे लंग्स से, मतलब अंतःश्वसित जब वायु हम लंग्स में लेंगे तब, और जब वायु छोड़ेंगे तब। ध्यान रखेंगे कि जब हम अंतःश्वसित की बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल में क्या है सर, 21% ऑक्सीजन है और वायु एक समांगी मिश्रण है। तो आप सभी क्या कहेंगे, क्योंकि वायु का इतू सा प्रतिशत भी हमारे अंडर जाएगा तो वायु के जो टोटल कंपोजिशन होंगे वो जाएंगे। तो बस याद रख लेना है कि व्हेनेवर वी इनहेल, जब कभी भी हम सांस लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, 21% ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगा। कितना जाएगा सर, 21% ऑक्सीजन अंदर जाएगा। साथ ही मेरे मित्र जब हम सांस छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा क्या होगी, घटेगी। और मेरे मित्र उच्छ्वसित वायु के दौरान जो आपका ऑक्सीजन होगा उसकी प्रतिशतता कितनी होगी, 16.4%। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो 21% ऑक्सीजन जा रहा है और जब आप सांस छोड़ेंगे तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। याद रखिएगा कि जब आप सांस लेंगे तो न सिर्फ आप ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे होंगे बल्कि मेरे मित्र कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले रहे होंगे। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता की बात करेंगे तो आप लेंगे कितना, आप कहेंगे सर 0.04% कार्बन बॉडी के अंदर जाएगा, जबकि आपके बॉडी से बाहर कितना निकलेगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो बाहर निकलेगा वो 4.4% होगा। तो अगर सवाल कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाए कि अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु के दौरान या मनुष्यों के श्वसन के प्रक्रम के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और उत्सर्जन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो क्या कहेंगे, जो अंतःश्वसित वायु होगी कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और जो बाहर निकलेगी आप कहेंगे गुरुजी 4.4%। अब आइए क्वेश्चन पर, कह रहा है कि मानवों द्वारा समानता अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। अंतःश्वसित वायु में लगभग 18% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 10%। कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, अंतःश्वसित वायु में लगभग 19% और उच्छ्वसित वायु में लगभग, आप कहेंगे गलत है गुरुजी, अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16%। बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। फिर चौथा में अंतःश्वसित वायु में लगभग 20% और उच्छ्वसित वायु में आप कहेंगे गुरुजी तो ऐसी ही गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो आप सभी कहते हैं 0.04% इनहेलेशन और 4.4% एक्सहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है आपसे कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। क्या कहोगे भैया कि सर जी लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अभी देखे कि C3H6O3 होता है और पायरुविक एसिड का आपने भी नाम लिया है, क्या है फॉर्मूला, C3H4O3। तो भाई ये बता दो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हम लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड और एक एथेनॉल को छोड़ करके और कुछ नाम लिए हैं का, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि श्वसन के दौरान इनमें से कौन 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, तो 3 कार्बन वाले सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड है। तो ठोकिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछ देता कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से कार्बन के 2 अणु वाले यौगिक बनते हैं, तब आपका जवाब क्या रहता। तो क्या कहते हैं कि गुरुजी पहला प्रोसीजर जो है कोशिका द्रव में पायरुवेट ग्लूकोज विखंडित होकर के पायरुवेट बनेगा, वो तो सेम रहेगा। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट सेल में यही पायरुवेट क्या होगा सर, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल में टूट जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किस सेल में या निम्न में से किस जंतु के कोशिका में जो आपका श्वसन की प्रक्रिया के दौरान एथेनॉल का निर्माण होता है, आप सभी कहेंगे ईस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो। क्या कहेंगे, उपास्थि के बलय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, छल्ला कहते हैं। और ये कहां होता है सर, श्वास नली में होता है, जो क्या करता है, श्वास नली को चिपकने से बचाता है। मेरे मित्र श्लेष्मा, म्यूकस आप सभी समझ रहे होंगे। डायफ्राम मैंने कई बार आपको बताया है कि आपके बॉडी का जो ये चेस्ट के नीचे का एरिया है जो पेट और छाती को अलग कर रहा है, थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी यानी कि वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग कर रहा है, उसी पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, डायफ्राम बोलते हैं। और सीलिया महीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है।
मेरे मित्र बहुत ही आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट सवाल है और पिछले साल लगभग छात्र इसमें फेल हुए थे। पहला चीज तो समझिएगा कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़े में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है। अब ये जो वायु है ये क्या करती है, तो सर ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके इसके लिए वो क्या करती है सर, अपना आयतन कुछ ना कुछ बचाए रखती है। और मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वायु का जो ये मात्रा जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए समय मिल सके इसके लिए जो आपके वायु की मात्रा बची हुई रहती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल अमाउंट यानी कि अपशिष्ट मात्रा कहते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि फेफड़े में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है। मेरे मित्र क्या बताया था मैंने कि फेफड़ों में मौजूद जो छोटी गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, कुपिका यानी कि एलोवेली कहते हैं। तो सर सोचने की तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, बाद बाकी श्वसनी, पक्षमाप, श्वास नली आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताइए ना बनेगा, लल्लू लाल सा सवाल है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होगी तो पायरुवेट विभाजित होकर किस में बदलेगा, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में बदल जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। सर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कहां बदलेगा, आप कहेंगे पायरुवेट ईस्ट में बदलेगा। किसमें सर, ईस्ट में बदलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा आप कहेंगे गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये चीज, और वो भी कब, जब हम लोग बात करेंगे किसकी सर, एरोबिक रिस्पिरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है। अपशिष्ट आयतन, ज्वारीय आयतन, प्राणधार आयतन, फेफड़िक आयतन। याद रखना कि अभी जो सवाल हम देखे थे उसमें था कि जब हम अंतःश्वसन की प्रक्रिया करते हैं या सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े में क्या होता है कि सर वायु की कुछ मात्रा बची रह जाती है जो ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में समय मिल सके इसको मदद करती है। रेसिडुअल अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर कहलाता है। यहां पे है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि मतलब वह मैक्सिमम अमाउंट जो इनहेलेशन के प्रभाव के बाद निष्कासित होती है वो क्या कहलाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग लंग्स वॉल्यूम यानी कि फेफड़े का आयतन कहते हैं। और सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट, याद रखेंगे मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ट्रैप होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। मेरे मित्र जो मेलानिन है ये क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे त्वचा के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। त्वचा के रंग के लिए पिगमेंट का कार्य करता है। त्वचा के रंग के लिए पिगमेंट का कार्य करता है। क्लोरोफिल आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। ग्रीन पिगमेंट किसके लिए, पौधे के लिए। और ये जो आपका रोडोप्सिन है, ये कहां पे देखने को मिलता है, ये रोडोप्सिन आपको कहां मिलेगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे आई के रॉड सेल में मिलेगा। कहां मिलेगा, रॉड सेल में मिलेगा, जो कि कहां देखने को मिलता है, रेटिना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणु का जो श्वसन स्थल होता है उसको हम लोग मीसोसोम बोलते हैं। एपिसोम क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे ये आपका डीएनए सिगमेंट है। क्या है, डीएनए सिगमेंट है। और माइक्रोसोम क्या है, तो मेरे मित्र इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेकडाउन होने से क्या फॉर्म होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी माइक्रोसोम फॉर्म होता है। और राइबोसोम आप कहेंगे गुरुजी यहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। पहला है कि फेफड़ों के रुक जाने, फेफड़ों के संकुचन, फेफड़ों की अस्फीति और फेफड़ों के फैलाव। अंतःश्वसन के दौरान मेरे मित्र जब हम सांस लेते हैं तो आप सभी क्या पाते हैं कि सर जैसे ही हम सांस लेते हैं, जैसे मान लो अभी आप सांस लो, जो आपका पसली है जो दोनों तरफ ये यहाँ पे जो आप छूते हो ये क्या है सर, रिब्स यानी कि पसली। और ये टोटल कितने सर, 12 जोड़ी है। तो जब आप सांस लेते हो तो आपका पसली क्या होता है सर, ऊपर की ओर आता है।
और जो डायफ्राम है वो चपटा होता है। इस वजह से जो आपका जो फेफड़ा है उसमें क्या होता है, आप कहते हैं सर इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि अस्फीति आती है, और अस्फीति आने से वायु क्या होती है सर, भर जाती है। और मेरे मित्र जब हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम फिर अपने जगह पे आता है, मतलब जो आपका वायु है वो बाहर निकलता है। तो कहा जा रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर, इन्फ्लेशन जो होता है लंग्स में उसके वजह से, यानी कि फेफड़े के स्फीति के वजह से क्या होते हैं सर, फेफड़े हवा से भर जाते हैं। और मेरे मित्र जब संकुचन होगा तो उस समय डायफ्राम क्या होगा, आप कहेंगे अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हवा जैसे ही इस पे आता है तो डायफ्राम हमारा चपटा होता है, जिससे क्या होता है जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर समा पाता है, किसमें, एल्वेओली यानी कि कुपिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है। कह रहा है कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान सांस छोड़ते हैं तो पहला है कि फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। मेरे मित्र फेफड़ा सिकुड़ेगा, यहाँ पे आपका जब लंग्स सिकुड़ जाएगा तो फिर लंग्स का काम करने का मतलब ही नहीं हुआ। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं सर, फेफड़ों की स्फीति की, यानी कि इन्फ्लेशन की। और ये किस वजह से हो रहा है, तो सर डायफ्राम के चपटा होने की वजह से हो रहा है। फिर दूसरा है कि डायफ्राम चपटा हो जाता है, यहां तो नहीं होता है सर। तीसरा है कि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती नहीं, फेफड़ा में क्या होता है सर, हवा की एक अपशिष्ट मात्रा बनी रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट आयतन कहते हैं। और जब भी हम समान श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो हमें कुछ इसी तरह की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो जो सवाल है उसका सीधा सा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत कथन की पहचान कीजिए। मेरे मित्र पहला है कि पसलियां अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। आप जब सांस लेते हो, चिल्ला सांस लो एक बार, तो पसलियां क्या अंदर धंस जाती है, आप कहेंगे नहीं, पसलियां अंदर नहीं धंसती है, पसलियां ऊपर की ओर फूलती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो पसलियां अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो मेरे मित्र आपके पहले स्टेटमेंट में है कि पसलियां अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है, बिल्कुल सही है। पक्ष गुहा थोरैकिक कैविटी इनहेलेशन के दौरान भरी हो जाएगी, फेफड़े द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होगा, गलत स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे लिए सही भी क्या होगा सर जी, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है, प्रश्वसन और निश्वसन, कोशिकीय श्वसन और किण्वन, अस्फीति और विस्तारण, अनुगमन और निगमन। क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रश्वसन और निश्वसन शामिल है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। क्या कहिएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट मतलब पायरुवेट, सबस्ट्रेट यहां पे किसको बोला जा रहा है, पायरुवेट को बोला जा रहा है, C3H4O3 के अपूर्ण विघटन, आप कहेंगे अनोक्सी श्वसन में होगा गुरुजी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं, आप सभी कहेंगे एटीपी के रूप में टूट जाते हैं, इसीलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो एटीपी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग बायो एनर्जी यानी कि जैव ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। मेरे मित्र साथ ही ध्यान देंगे एटीपी से संबंधित यहाँ पे एनसीईआरटी का ये पॉइंट कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा की मुद्रा है। तो अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से कौन सी कोशिका के लिए ऊर्जा की मुद्रा है, आप कहेंगे एटीपी। ध्यान देंगे कि श्वसन प्रक्रम में जो मोचित ऊर्जा है उसका उपयोग कहां पे होता है, तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। मेरे मित्र याद रखेंगे कि यहां पे कहा जा रहा है कि अंतोरिस्म प्रक्रम कोशिका के अंदर एटीपी का उपयोग क्रियाओं के प्रचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतःस्थ फॉस्फेट सहलंगता यानी कि जल उपयोग करने के बाद जो एटीपी के फॉस्फेट अणु होते हैं वो टूटते हैं, तो इस दौरान मेरे मित्र 30.5 किलोजूल पर मोल ऊर्जा क्या होती है, मोचित होती है। और कई बार आपसे आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में
जल के उपयोग करने से एटीपी के फॉस्फेट अणु का जो विखंडन है उस दौरान कितनी ऊर्जा मोचित होती है? आप कहेंगे 30.5 किलोजूल पर मोल ऊर्जा क्या होती है सर? उत्पन्न होती है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? मेरे मित्र इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आपसे जानना चाहेंगे और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक कह सकते हो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो आपके सामने हो गया है। और मेरे ख्याल से रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने साइंस को 0 से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या फिर एनसीईआरटी के साथ पूरा फाउंडेशन करना चाहते हैं, मेरे मित्र आप अपने साइंस में 0 से एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। अगर आप केवल एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप हमारे साथ एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ सकते हैं। और अगर आप रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए इंक्लूडेड ग्रुप डी आप चाह रहे हैं कि सर साइंस फाउंडेशन के साथ साथ एनसीईआरटी मास्टर सॉल्यूशन भी हमारा हो, थ्योरी न्यूमेरिकल सारी चीज हमारा हो, तो मेरे मित्र आप सभी मिशन 2025 में आ सकते हैं। और ये दोनों ही बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इस बैच से संबंधित अन्य जानकारी मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ये वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।